हेलो एवरीवन, ये लिक्विड सोल्यूशन का वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ। जून 2022 के शिफ्ट के क्वेश्चंस को यहाँ पे पिक कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन। तो देखो, अगेन फिज़िकल का चैप्टर है, तो कुछ फॉर्मूले वगैरह तो आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, वैसे जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा मैं बताता चलूँगा, बट स्टिल होता है ना, एक जो मेरी एक्सपेक्टेशन होती है थ्योरी बताने की, वो थ्योरी यहाँ पे मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, तो अभी तो मेंस के लिए मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो देखते हैं कितना बेस्ट मैं आपकी हेल्प कर पाता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहे द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज दिस मच बार एट 300 Kelvin. To inject glucose to the patients intravenously, it has to be isotonic with the blood. ठीक है, ओके। कह रहा है जो ग्लूकोज का सोल्यूशन है उसको आइसोटोनिक होना होगा। आइसोटोनिक का मतलब होता है टू सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर इतना बार होना चाहिए। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ग्राम पर लीटर इज, ये इजी क्वेश्चन है। देखो, पाई फॉर्मूला होता है, पाई ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये होता है CRT कॉन्सेंट्रेशन, C स्टैंड फॉर द मोलैरिटी। अब ग्लूकोज के लिए हमें पता चल गया कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 7.47 होना है, क्योंकि वो आइसोटोनिक है ब्लड के साथ, और आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसलिए जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर वही ग्लूकोज का होगा, तो मैंने इसको लिख दिया। कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर होता है, तो ये CR की वैल्यू देखते हैं, दे रखा है 0.083 और टेम्परेचर 300 Kelvin। यहाँ से C निकालेंगे हम। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन जो कि मोल्स पर लीटर आएगा, तो इस C को पहले भाई फाइंड करते हैं, तो ये सिंप्लीफाई होकर 0.3 मोलर आएगा, मोल्स पर लीटर। तो ये मोल्स पर लीटर है, मैं मोलैरिटी को प्रॉपर लिख देता हूँ, 0.3 मोल्स बाई लीटर। अब ये मोल्स है, तो मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ग्राम्स पर लीटर चाहिए। तो इस मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 0.3 मोल से तो कितना ग्राम होगा, तो 0.3 इंटू मोलर मास 180 ग्राम। ठीक है ना, तभी हो जाएगा ग्राम ऊपर में। 0.3 मोल्स के इक्विवेलेंट इतना ग्राम आ गया, और लीटर तो था ही, 1 लीटर में इतने मोल्स थे, तो इतने 1 लीटर में इतने मोल्स थे, तो इसको मास में कन्वर्ट किया तो इतना ग्राम आ गया। तो दिस इज़ द आंसर, ये आ जाएगा 54। नाउ सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो, इसमें फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर का आया, CRT, ये हमने यूज़ किया, और दूसरा टर्म हमें आइसोटोनिक मिला, टू सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ नेक्स्ट आते हैं। कह रहा है अ कंपनी डिजॉल्व्स X अमाउंट ऑफ CO2 एट 298 Kelvin इन 1 लीटर ऑफ वाटर टू प्रिपेयर सोडा वाटर। द X इज़, ये तो क्लियर है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वाटर, यानी हेनरीज में जाएगा। हेनरीज इसी से डील करता है, और ये हेनरीज का एक ही फॉर्मूला है, P इज़ इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट, जो भी गैस का यहाँ पे CO2 है, तो हेनरी कांस्टेंट ऑफ CO2 इनटू उसकी जो डिजोल्यूशन होगा, जिसको हम मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 डिज़ोल्व होने के बाद, इसी में हमें अप्लाई करना है सारी चीज़ें। ठीक है, अब क्या क्या हमें पता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दे दिया भाई, ये तो दे दिया हमें, यानी इसकी वैल्यू दिया हुआ है 0.835, पहले लिखते जा रहे हैं, प्लानिंग हमारी। हेनरीज कॉन्स्टेंट्स ये भी दे दिया, किलो बार में है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो ये 1.67 इंटू 10⁻3, जल्दबाजी में हम ये सब चीज़ को नोटिस करना भूल जाते हैं एग्ज़ाम में, ये बार में, तो इसको भी मैंने किलो बार से बार में कन्वर्ट कर दिया, और ये मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो पानी तो हमें दे रखा है 1 लीटर, और पानी की डेंसिटी 1 होती है, तो अगर 1 लीटर का मास निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के लिए मुझे मोल्स ऑफ वाटर चाहिए और मोल्स ऑफ CO2 चाहिए, दो चीज़ चाहिए। तो पहले मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेता हूँ, क्योंकि 1 लीटर मतलब 1000 ml, और पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, 1 ml 1 ग्राम के बराबर होता है, तो 1000 ml 1000 ग्राम के बराबर होगा। तो इसलिए पानी के मोल्स मैं आराम से निकाल सकता हूँ, मास ऑफ वाटर बाई मोलर मास, इतना आ गया। बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और मोल्स ऑफ CO2 को मैं लेट कर लेता हूँ X, यही X मुझे चाहिए, तो उसको मैं आराम से CO2 के मोलर मास से मल्टीप्लाई करके, इतना मोल मैंने लेट किया है,
तो मोलर मास 44 जो होता है उसे मल्टीप्लाई करके आराम से मैं मास निकाल लूँगा। तो मैं पुट करता हूँ उसमें, तो प्रेशर की जगह 0.835, ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट की जगह 1.67 इंटू 10⁻³ और मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन में आप CO2 का क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ CO2 विच इज़ x बाई मोल्स ऑफ वाटर। देखो जब भी गैस सॉलेबल होती है ना किसी लिक्विड में तो वो नेग्लिजिबल अमाउंट में सॉलेबल होती है, तो होता तो x प्लस 1000/18 यही होना चाहिए। लेकिन भाई मैं इसको नेगलेक्ट कर दूंगा क्योंकि गैस ना के बराबर सॉलेबल होती है, तो सिर्फ 1000/18 रिटेन करूँगा। तो यानी अब ये इक्वेशन आ जाएगा मेरे पास, 0 पॉइंट सॉल्व नहीं करूँगा मैं, सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ दूँगा फिजिकल में, 1.67 इंटू 10⁻³ और ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 18x/1000। इसको आप सिंप्लीफाई करो, इससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, जो मोल्स ऑफ CO2 होंगे वो निकल आएंगे। ये आप फाइंड कर लेना मोल्स ऑफ CO2 और उसके बाद 44x विल बी योर आंसर, जो कि यहाँ पे इस फॉर्म में कन्वर्ट करके आप पुट कर देना। तो मैं यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ। ऑलवेज़ ध्यान रखो हेनरीज़ के लिए हमारे पास सिर्फ यही एक फार्मूला है और कोई फार्मूला नहीं है। और हेनरीज़ कब लगता है, जब गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड वाटर में, मतलब गैस की सॉलिबिलिटी किसी सॉल्वेंट में हो रही हो, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट के लिए है। नाउ हेडिंग फॉर द थर्ड, ये कह रहा है 1 लीटर एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 contains 0.02 मिलीमोल ऑफ H2SO4। इतना मिलीमोल H2SO4 है, 1 लीटर है। कह रहा है 50% ऑफ दिस सोल्यूशन इज़ डाइल्यूटेड बाई डीआयनाइज्ड वाटर टू गिव 1 लीटर ऑफ A। इस सोल्यूशन का 50% लिया है। अच्छा, इस सोल्यूशन को हमने A कह दिया, 1 लीटर सोल्यूशन A कह दिया। इन सोल्यूशन A, अच्छा ये दूसरा वाला जो है, इतना मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 आर एडेड, द टोटल मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 इन द फाइनल सोल्यूशन इज़, ओके। तो देखो भाई पहले इतना मिलीमोल्स था, इसका 50% हमने निकाल लिया, तो इसका मतलब हमने 0.01 मिलीमोल्स निकाल लिया H2SO4। अब इसमें डीआयनाइज्ड वाटर मिला है तो उसे क्या फ़र्क पड़ना है, आप पानी कितना भी मिलाते रहो ना, H2SO4 तो इतना ही रहेगा। H2SO4 मिलाते तो चेंज होता, यानी जो A है उसमें इतना मिलीमोल्स H2SO4 प्रेजेंट है, इसका 50% लिया था तो वही प्रेजेंट है। अब कह रहा है इस A में फर्दर इतना मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 हमने और मिला दिया, यानी अब जो टोटल हो जाएगा H2SO4 वो इतना प्लस जो बाद में मिलाया इतना, यानी 0.02 मिलीमोल्स हो गया भाई, इतना मिलीमोल्स हो गया। तो टोटल मिलीमोल्स यही आंसर हो जाएगा हमारा। इसने कहा क्या है, अच्छा इसने उसको 10⁻³ मिलीमोल्स ऐसे एक्सप्रेस करने के लिए कहा है, इस फॉर्म में मिलीमोल्स में, तो इसको एक्सप्रेस करेंगे 10⁻³ करके, तो ये अरे ये तो बहुत सारे जीरो आ जाएंगे, 0.3 और आ जाएगा ना, 1 2 3 और 0.2 तो खुद था, 3 और आ गया, इंटू 10⁻³ मिलीमोल्स आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो ये तो लिक्विड सोल्यूशन का तो क्वेश्चन नहीं था, ये तो बस ये स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन था। तो इतना आंसर है, तो इसी को लिखेंगे और क्या, नियरेस्ट इंटीजर में होता तो 0 लिखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। A solute A associates in water when 0.7 gram of solute A dissolved in 42 gram of water। देखो इससे हमें मोलैलिटी मिल जाएगी, इट इज़ सफिशिएंट टू गिव यू मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये मोल्स निकल आएगा सोल्यूट और उसका मोलर मास ये देखो 93 दिया हुआ है, तो इससे मोलैलिटी निकल आएगी। अभी प्लान करते चलते हैं, मोलैलिटी इज़ नोन, इट डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाई दिस मच, ओके। डेल्टा TF हमें दे दिया है। द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट एसोसिएटेड, द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट A इन वाटर इज, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया इसने, ये नहीं बताया कि ये एसोसिएशन डाइमराइज हो रहा है या ट्राइमराइज हो रहा है या टेट्रामराइज हो रहा है, ये हमें नहीं बताया। देखो इन सब से आई निकल आएगा, वांट ऑफ फैक्टर। मैं बता रहा हूँ क्या होता है आई जो होता है वो रेशियो होता है, ठीक है, फाइनल पार्टिकल्स बाय इनिशियल पार्टिकल्स, ठीक है। तो फाइनल, यही आई होता है, फाइनल पार्टिकल बाय इनिशियल पार्टिकल। भाई कोई चीज़ टूट जाए, जैसे नमक है,
एक नमक डालो तो अंदर जाके Na+Cl में माइनस में टूटेगा, तो 2 हो गए ना, 2 पार्टिकल हो गए। तो वही फाइनल पार्टिकल यानी 2 बाई इनिशियल जितना तुमने ऐड किया था 1, उसी का रेशियो आई होता है। ये किसके इक्वल होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व बाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड। ध्यान रखो, जो गिवन वैल्यू होती है ये ऑलवेज ऑब्जर्व वैल्यू होती है, कैलकुलेटेड तुम्हें खुद कैलकुलेट करना होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे मुझे ऑब्जर्व दिया हुआ, कैलकुलेटेड तो मैं निकाल लूँगा KF इंटू मोलैलिटी से। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यूज़ हुआ है, तो डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है KF इंटू मोलैलिटी, इसीलिए सारा डेटा दिया हुआ है हमें। ये जो आप कैलकुलेट करोगे इसको पुट करके ना, यही होता है कैलकुलेटेड वैल्यू। तो एक काम करते हैं, पहले हम निकालते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू को। KF हमें दे रखा है 1.86, ठीक है, केल्विन केजी पर मोल इसका यूनिट है, इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये रहा मोल्स ऑफ सोल्यूट। गिवन मास बाय मोलर मास, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट कितना है? 42 ग्राम्स। तो इसको केजी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो 42 1000 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, या 0.042 ये कर दो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डेल्टा TF कैलकुलेटेड। अब जब हमारे पास कैलकुलेटेड आ चुका है और ऑब्जर्व तो पहले से हमारे पास रेडी है इतना, तो इसी का रेशियो आई होगा। तो अब मैं इसको पुट करने जा रहा हूँ, तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये वैल्यू आ रही है 0.33 कैलकुलेटेड आ गया, और ये रहा ऑब्जर्व्ड 0.2। इसका मतलब आई किसका रेशियो है? ऑब्जर्व बाई कैलकुलेटेड। तो ये ऑब्जर्व हो गया 0.2 बाई कैलकुलेटेड 0.33। तो ये हमारे पास आ जाएगा आई की वैल्यू, और ये वैल्यू आ रही है 0.6। तो हमारे पास आई की वैल्यू 0.6 आ गया, ठीक है। तो अब इस 0.6 से हमें पता करना है। तो यहाँ पे इसने दिया नहीं है कि क्या हो रहा है, डाइमराइज या ट्राइमराइज। तो मैं इसको डाइमराइज लेके कर रहा हूँ। डाइमराइज, ये डाइमराइज होना चाहिए लिखा हुआ, या ट्राइमराइज होगा तो ट्राइमराइज होना चाहिए। तो मैंने डाइमराइज ले लिया। तब क्या होगा? 2A मिलके एक पार्टिकल बन रहे हैं A2, यही डाइमराइजेशन है। अब इसका इनिशियल पार्टिकल लेते हैं, कुछ भी जो मर्जी XYZ N 100 जो मर्जी, मतलब फिक्स वैल्यू मत मानना, 100 मैंने बोल दिया। XYZ कोई भी अननोन ले लो। तो मान लो मेरा मन है कि मैं इसको N ले लेता हूँ, ठीक है। N नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, तो फाइनल क्या है भाई? तो फाइनल N माइनस, यहाँ से देख लो 2x टूटा, 2 टूटेंगे तो ये 1 बनेगा, x बना, यही होगा फाइनल डिसोसिएशन के बाद। तो अच्छा, हमें निकालना क्या है? अल्फ़ा निकालना है। तो अल्फ़ा के टर्म में लिखते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है ना हमें, क्योंकि देख लो ना, नंबर ऑफ परसेंटेज एसोसिएशन पूछा है, तो अल्फ़ा के टर्म में से लिखना होगा। तो n माइनस वही n अल्फ़ा जो तरीका होता है भाई, कुछ भी हो, यहाँ n है तो n माइनस n अल्फ़ा, c लेते तो c माइनस c अल्फ़ा, चाहे यहाँ कोफिशिएंट कुछ भी हो, यहाँ n माइनस, मतलब n में से माइनस करोगे तो n अल्फ़ा ही करना होगा, इसमें अल्फ़ा मल्टीप्लाई करके। अब इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो n अल्फ़ा से कितना बनेगा? n अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। तो अब आते हैं, ये जो आई है किसके इक्वल होगा? फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देख लो, फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो इन दोनों का सम होगा डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो ये रहा है। यानी ये जो 0.6 है, दिस इज़ इक्वल टू इन तीनों का नेट सम। तो इन तीनों का नेट सम कितना हो जाएगा? n प्लस नहीं माइनस n अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। तो ये n माइनस n अल्फ़ा बाई 2 आएगा, बाई डिवाइडेड बाई इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n, ये आ जाएगा, सब कैंसिल वैंसिल कर दो, तो 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 आएगा। और यहाँ से फिर आप सॉल्व करो तो अल्फ़ा आ जाएगा 0.8, यानी परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 80%, 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 80% इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ मेंशन करना चाहिए डाइमराइज, क्योंकि यही अगर 3A गिव्स A3 होगा तो अलग आंसर आ जाएगा सेम कैलकुलेशन में, क्योंकि उस केस में n माइनस n अल्फ़ा और यहाँ पे n अल्फ़ा बाई 3 करना होगा, तो डिफरेंट रिजल्ट आएगा। ये मेंशन करना चाहिए डाइमराइज हो रहा है। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा अ 0.5% सोल्यूशन
of potassium chloride was found to freeze at minus 0.24 degree centigrade. The percentage dissociation of potassium iodide is। फिर से ऊपर वाला ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये रहा जो गिवन वैल्यू है, मैंने पहले ही बताया है, दिस इज़ ऑब्जर्व वैल्यू। कैलकुलेटेड आपको कैलकुलेट करना होगा। तो पहले तो इस पार्ट से मोलैलिटी निकालो। देखो 0.5% पोटेशियम क्लोराइड कह रहा है, जो सोल्यूशन है 0.5% पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन है। तो इसका मतलब अगर सोल्यूशन का मास 100 ग्राम है तो इसका मतलब मास और इसमें KCl जो है वो है 0.5 ग्राम। ओके, तो यही है हमारे पास डेटा, ये इतना ग्राम है। तो यहाँ से मोल्स ऑफ KCl, क्योंकि मेरे दिमाग में मोलैलिटी है, तो मोल्स कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई मोलर मास जो कि 74.6 है। तो गिवन मास बाय मोलर मास इतना आ गया हमारे पास मोल्स। तो बस अब हम मोलैलिटी बहुत आसानी से निकाल लेंगे। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ KCl बाय वेट ऑफ सोल्यूशन। देखो इसको आप माइनस कर सकते हो, तो ये इतनी छोटी वैल्यू है कि इसके माइनस करने से इसकी सेहत पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ना है। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं 100 ही ले लेता हूँ। तो सिंस ये ग्राम में है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सोल्यूशन का है ना, डिनोमिनेटर में वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, तो सोल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस करोगे तभी तो आएगा। तो इसलिए डिनोमिनेटर में 100 आ गया, KG में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 1000। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये मेरे पास मोलैलिटी आ जाएगा। तो 5/74.6 आ गया। तो अब मैं आराम से निकाल सकता हूँ डेल्टा TF ऑब्जर्व, फ्रीजेज है ना, तो डेल्टा TF ऑब्जर्व क्या होगा, KF इंटू मोलैलिटी। तो ये रहा KF 1.8, KF इंटू मोलैलिटी ये हमने निकाल लिया है 5/74.6। तो पहले आराम से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये वैल्यू आ रही है इतना। अच्छा, ये मैंने ऑब्जर्व लिख दिया है, हमने इतनी मेहनत करके कैलकुलेट किया है ना, तो कैलकुलेटेड वैल्यू है। कैलकुलेटेड, ये ऑब्जर्व वैल्यू पहले भी मैं बता चुका हूँ, कैलकुलेटेड है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कैलकुलेटेड आ गया और ये रहा फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ से जब डेल्टा TB ऑब्जर्व निकालोगे तो जीरो में से माइनस कर देंगे, वाटर का 0 डिग्री होता है, तो जीरो में से इसको माइनस करो, तो जीरो में से जब इसको माइनस करोगे 0.24 को, तो ये यही वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगा। तो अब आई निकालने की बारी है भाई। अब तो आई बहुत आसान है। आई कितना हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू बाई कैलकुलेटेड, यानी 0.24 बाई 0.12। तो 0.24 बाई 0.12 ये वैल्यू आ गई 2। तो हमारे पास आई की वैल्यू 2 आ गया है। अब KCl की कहानी देखो कि KCl करेगा क्या। फिर से KCl विल डिसोसिएट टू गिव यू K++ Cl- इनिशियल। पूछा क्या वैसे हमसे, तो परसेंटेज डिसोसिएशन वही तरीका फिर से, इसका n, ठीक है। तो फाइनल n माइनस n अल्फ़ा, ये n अल्फ़ा, ये n अल्फ़ा। तो ये जो I है अब ये किसके इक्वल होगा, फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इन तीनों का नेट सम, इन तीनों का नेट सम किसके इक्वल होगा, ये कैंसिल होके n1 प्लस अल्फ़ा होगा। तो फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल n1 प्लस अल्फ़ा बाई इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल विच इज़ अगेन n, कैंसिल आउट। यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर दो तो अल्फ़ा की जो वैल्यू आ रही है ये तो 1 आ गई ऑलमोस्ट, यानी ये पूरा ही हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 100% ही हो गया। तो ये 100% हो गया भाई, यहाँ पे 100% परसेंटेज एसोसिएशन डिसोसिएशन पूरा ही डिसोसिएट कर गया। अच्छा, ये मुझे यहीं पे नोटिस कर लेना चाहिए था, I2 है यानी KCl पूरा टूटेगा तभी तो 2 पार्टिकल देगा, एक पार्टिकल से 2 पार्टिकल, यहीं पे नोटिस कर लेना चाहिए। तो चलो ये हमारे पास इसका कैलकुलेशन आ गया। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, द ऑस्मोटिक pressure exerted by a solution prepared by dissolving 2 gram protein of molar mass 60। देखो फिर से ये जो डेटा है मोलैलिटी के लिए है, इन 200 ml वाटर एट 27 डिग्री इज़ दिस। देखो इसमें वही करना है हमें
ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का फॉर्मूला, एक ही पाई का फॉर्मूला है CRT, जो इसके पहले भी मैंने यूज़ किया था। तो पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है, तो इसी से अब हमें आगे बढ़ना होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन मोल्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, देखो इसने मोलर मास तो दे रखा है इसका, लेकिन इसने दिया है 60 kg पर मोल। तो इसको तो आप ग्राम्स में कन्वर्ट करोगे क्योंकि ग्राम मोलर मास चाहिए हमें। तो 60,000 ग्राम पर मोल। तो अब शुरू करते हैं, यही सब फंसाता है क्योंकि ये मास ग्राम में है ना, तो ग्राम मोलर मास चाहिए होगा, तो ग्राम में मैंने कन्वर्ट किया। तो ये कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो मोल्स पर लीटर यही है। तो 200 ml वॉल्यूम दिया है, तो पहले मैं आराम से यहाँ निकाल देता हूँ C कॉन्सेंट्रेशन। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि हो जाएगा 2 ग्राम बाई ये 60,000 मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लीटर्स में होना चाहिए। तो 200 ml, ये ml में है, तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये मेरे पास आ गया। तो इसको तो पहले आराम से सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये 100 यानी 1/6000 रह गया, ये 1/6000। अब यहाँ पे पुट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को। तो 1/6000, R की वैल्यू है 0.083 और टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि 300 केल्विन आएगा। तो यही हम फाइंड करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। तो एक बार मैं देख लेता हूँ क्या आ रहा है। तो ये वैल्यू आ रही है 0.0415, इतना बार। ठीक है, क्योंकि इसमें बार यूनिट है ना आर में। अब इसको पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे बार को, क्योंकि 1 बार जो होता है, 1 बार ये 10⁵ पास्कल होता है। तो 10⁵ से मल्टीप्लाई करो तो 1 2 3 4 5, यानी ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 4150 पास्कल। यही आंसर हो जाएगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, अब अगले पे आते हैं। ये कह रहा है एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड द डेंसिटी ऑफ अ 5 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl, एटॉमिक मास दे दिया। द सोल्यूशन the density of 5 molar solution of KCl, the solution is cooled to -21 degree centigrade, the molality of solution will remains unchanged। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। मोलैलिटी को तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। मोलैलिटी इज़ समथिंग विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि इसमें सिर्फ मास आता है, ऊपर में मोल्स होता है, नीचे में मास होता है। मोल्स ऑफ सोल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम होता तो ये चेंज हो सकता था। तो मोलैलिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, ये एकदम सही है। अब कह रहे हैं द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन डज नॉट चेंजेस विद टेम्परेचर एज द मास रिमेन्स अनअफेक्टेड विद टेम्परेचर। बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये कह रहा है 2 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वो टूटने वाला नहीं है, ना डिसोसिएशन होगा उसका ना कुछ। ठीक है, वो डिसोसिएट नहीं होने वाला है। तो नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्वेंट A and B हुज एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट आर इन रेशियो, वही ये KB होगा या KF होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, यानी ये KB है। KB का रेशियो 1:8 है। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A and B आर इन रेशियो X/Y। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछा है। द वैल्यू ऑफ Y इज़, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आर इन रेशियो X/Y। अच्छा, तो इसमें जो सेकेंड वाला है ये वैल्यू पूछा है। चलो करते हैं इसको। देखो सीधा सा है, एक ही फॉर्मूला लगना है। डेल्टा TB जो होगा वो KB इंटू मोलैलिटी होना है, और तो कोई हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है, बस यही एक इकलौता फॉर्मूला है हमारे पास। तो शुरुआत करते हैं। डेल्टा TB पहले वाले केस में देखो 2 सोल्यूशन है, तो दोनों के लिए हम ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी इनफैक्ट सेम ही होगा दोनों का,
क्योंकि सेम दोनों का बराबर मास लिया है और जो सोल्यूट है वो भी सेम है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट सेम रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट भी सेम रहेगा, तो इसीलिए मोलैलिटी भी सेम रहेगा। के बी की वैल्यू, ठीक है, ए के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बी के लिए यहाँ पे, तो इसके लिए इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट अगर x है, इसकी के बी को मैं x लूँगा तो इसको मुझे 8x लिखना होगा क्योंकि दोनों 1:8 के रेशियो में है। तो मैं पहले इससे शुरू करता हूँ। डेल्टा टी बी ए के लिए के बी हो जाएगा x इंटू मोलैलिटी, और डेल्टा टी बी बी के लिए ये हो जाएगा 8x इंटू इसकी मोलैलिटी। ओके, तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, अब ए और बी का रेशियो निकालना है, तो ए और बी का जब रेशियो आप लोगे, दोनों को डिवाइड करोगे तो 1:8 आ जाएगा। डेल्टा टी बी ए बाई डेल्टा टी बी बी, ये डिवाइड होकर 1/8 आ जाएगा, इसीलिए 1:8 का रेशियो है तो y की वैल्यू 8। नाउ नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम इंटू 10⁻³ kg ऑफ सोल्यूट dissolved 75 into 10 to the power minus dissolved in 75 into 10 minus 3 kg of water boils at this Kelvin. The molar mass of the solute के भी दिया हुआ है हमें और बॉइलिंग पॉइंट। तो ये फिर से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, मैं पहले आपको बता देता हूँ। मैं डेल्टा टी बी निकालूंगा, डेल्टा टी बी इन दोनों का डिफरेंस से आ जाएगा। एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट जो प्योर का होता है, ठीक है, और जो सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट है उनका डिफरेंस है, मुझे डेल्टा टी बी मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए सोचना नहीं है। वो के बी वो भी मुझे पता है, इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट का ये मास दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ है, मैं ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो 2.5 ग्राम आएगा। तो मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब मुझे मोल चाहिए ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है ना मोलैलिटी। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए मुझे मोलर मास ऑफ सोल्यूट चाहिए होगा, तो मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय पर केजी ऑफ सॉल्वेंट करना है। तो ये रही केजी में ही है, तो मास ऑफ वाटर से मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि मोलैलिटी याद कर लो क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये रहा मोल्स ऑफ सोल्यूट 2.5/m और ये रहा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। डेल्टा टी बी क्या होना है, ये इन दोनों का डिफरेंस तो मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, वैसे इन दोनों का डिफरेंस आसानी से निकल आएगा, ये निकल आएगा ये आराम से। इसका जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 0.385। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करके देख लो, यही डिफरेंस आ जाएगा इसका। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ गया इन दोनों का, ठीक है। अब जब ये डिफरेंस आ चुका है तो अब बाकी तो पुट ही करना है, और क्या, के बी 0.52 और ये सारा हमें पता है, तो एक ही अननोन है 2.5/m। ये सब आप सॉल्व कर लेना पुट करके, 75 into 10⁻³ ठीक है। तो विल गेट द वैल्यू फॉर द m की वैल्यू आ जाएगी 45 आता है इसका आंसर। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स A एंड B आर इतना एंड इतना, वेपर प्रेशर्स दे दिया है। If the liquid mixture containing 0.3 mole fraction of A, then the mole fraction of B in vapor phase is x/17. The value of this is, ये रॉल्ड्स पे बेस क्वेश्चन है। देखो, मैं रॉल्ड्स, कभी भी रॉल्ड्स का केस आए, ठीक है, क्या होना है, जैसे यहाँ पे लिया है ए और बी को मिक्स किया, ये रहा लिक्विड, और यहाँ पे भी ए बी के वेपर में भी होंगे पार्टिकल्स। तो ए के लिए रॉल्ड्स कैसे लगाओगे, पी ए इज़, रॉल्ड्स ने कहा था कि जो वेपर प्रेशर ए का प्रेशर होगा ना गैस में, वो निकालने का दो तरीका है, एक तो डाल्टन से और एक रॉल्ड्स का खुद का। तो रॉल्ड्स से है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड, यहाँ पे जो लिक्विड में मोल फ्रैक्शन है उसको P0 से मल्टीप्लाई करो, और डाल्टन्स कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर, यहाँ पे जो है ये लिक्विड में ये वाला है, और वेपर में जो मोल फ्रैक्शन है उसको उसके टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यही तरीका होता है। और टोटल प्रेशर क्या होगा, ऐसे ही बी के लिए आप क्या लिखोगे, पी बी इज़ एक्स बी इंटू P0 बी एंड दिस इज़ वाई बी इंटू पी टोटल, बस यही है रॉल्ड्स। एंड पी टोटल इज़ एक्चुअली द सम ऑफ बोथ द कॉन्स्टिट्यूएंट पी ए प्लस पी बी। तो अब सब निकल आएगा। पहले तो मैं इस पार्ट को ले रहा हूँ, इस पार्ट को अलग से लिख दिया, पी ए चाहिए मुझे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड, देखो क्या कह रहा है,
द लिक्विड कंटेन्स 0.3 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन दे रखा है, तो अगर इसका मोल फ्रैक्शन 0.3 है लिक्विड में तो वेल ऑब्वियसली बात है इसका 0.7 होगा, क्योंकि दोनों का नेट सम 1 होना है। तो ए के लिए पहले मैं निकालता हूँ इस वाले पार्ट को अलग करके, तो पी हो जाएगा 0.3 इंटू पी नॉट ए, ये रहा 50, तो ये 15 हो गया, भूल जाते हैं इसको। ऐसे ही पी भी निकाल लेते हैं इस वाले पार्ट से, सिर्फ इतने वाले पार्ट से, तो एक्स बी 0.7 ये रहा इंटू 100, ठीक है, ये हो जाएगा 70, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब इससे मुझे पी टोटल मिल जाएगा, पी और पी बी को पुट करके, तो पी टोटल मैं ये पुट करके निकाल भी लेता हूँ इसको, तो 70 और 15 85, ये 85 हो गया। अब पुट करने की बारी है इस इक्वेशन में। पहले देखो ये वैल्यू हमें पता है, ठीक है, ये यही तो मल्टीप्लाई करके 50 निकाला है हमने, या पी ए पता है ना, तो पी ए को लिख दो, पी ए इज़ 15 एंड दिस इज इक्वल टू दिस वाई ए इंटू पी टोटल 85, तो यहाँ से वाई ए आ गया, हमें वाई भी चाहिए था ना, तो मैं ये वाई आ गया, वाई ए मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन वेपर फेज़, देख रहे हो ना, वाई बी हमें चाहिए, वेपर फेज़ में कॉम्पोजिशन को वाई बी कह रहे हैं, तो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, पी बी की वैल्यू आई है मेरी 70, दिस इज़ इक्वल टू वाई बी जो मुझे निकालना है, और पी टोटल है 85, यहाँ से वाई बी आप सिंप्लीफाई कर दो, 70/85, 5 से कैंसिल हो जाएगा ये, 14/17 आ रहा है ना, तो x विल बी 14, यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो सिंपल रोल्स, ऑलवेज ध्यान रखना रोल्स इतना ही रोल्स है, कहीं पे भी दो चीज़ आएगा तो इसी के बेसिस पे हमें अप्लाई करना है। दिस इज द ओनली फॉर्मूला फॉर द रोल्स। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है 1.2 ml ऑफ एसिटिक एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 2 लीटर सोल्यूशन। The depression in freezing point observed for this strength of acetic acid is this much. The percentage dissociation of acid is, अच्छा डेंसिटी दे दिया, वही मैं सोच रहा था ml क्यों दिया, मास, तो डेंसिटी दे दिया, मुझे मास चाहिए एसिटिक एसिड का, तो देखो फिर से प्लानिंग वही है, डेंसिटी और इस वॉल्यूम को यूज़ करके एसिटिक एसिड का मास आएगा। जब मास ऑफ एसिटिक एसिड आ ही जाएगा तो उसका मोलर मास से हम इसका मोल्स निकाल लेंगे, और जो सोल्यूशन है, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम जो कि मेनली पानी का ही वॉल्यूम होगा, ठीक है, तो उससे हम इसकी मोलैलिटी फाइंड करेंगे। तो देखो टारगेट है पहले मेरा मोलैलिटी फाइंड करने का, तो मैं मोलैलिटी फाइंड करता हूँ, तो ये हो जाएगा। मोलैलिटी के लिए पहले मैं स्टेप वाइज जाता हूँ, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड चाहिए, तो पहले मास ऑफ एसिटिक एसिड हम निकालते हैं। तो मास ऑफ एसिटिक एसिड, लेट स्टार्ट, CH3COOH, ये हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी यही फॉर्मूला है, तो वॉल्यूम कितना है 1.2 ml है, और डेंसिटी कितना है 1.02 है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो आप इन दोनों को, तो ये हमारे पास ग्राम्स में आ जाएगा, तो दिस इज़ 1.224 ग्राम्स आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम मोल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पहुंचना है मोलैलिटी पे, ठीक है, तो इसको इसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, तो 1.224 डिवाइडेड बाय मोलर मास 60 दे रखा है, तो इसको डिवाइड करो, ये वैल्यू आ रही है 0.0204, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब मोलैलिटी, तो मोलैलिटी क्या होगा, देखो ये पानी का वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर, ठीक है, क्योंकि इसके प्रेजेंस या एब्सेंस से ये बहुत कम क्वांटिटी में है ना, तो इसके प्रेजेंस या एब्सेंस से इस वॉल्यूम पे कोई असर नहीं पड़ना है। ये 2000 लीटर है, उसमें से 1.2 अगर आप माइनस भी करोगे तो कोई ज़्यादा असर नहीं आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको 2000 ml ले लिया, और ये पूरा का पूरा सॉल्वेंट का वॉल्यूम ले लिया वाटर का, तो इसीलिए मास अगर देखोगे तो वाटर की डेंसिटी 1 लेते हुए ये 2000 ग्राम आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो अब ये मुझे मोलैलिटी के लिए चेज़ करना है, तो स्मॉल है मोलैलिटी है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.0204 मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि 2000 है, ठीक है, ये सिंस ग्राम्स में है तो इनटू 1000। अब ये सिंप्लीफाई कर दो, ये वैल्यू आ गई मेरे पास
0.0102, इतनी वैल्यू आ गई मेरे पास मोलैलिटी, मोल्स पर केजी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हमें चाहिए क्या, परसेंटेज आई निकालना है हमें। तो सबसे पहले वही पुराना तरीका अपना, ऑब्जर्व्ड बाय कैलकुलेटेड, जो मैंने फॉर्मूला लिखा था। तो ऑब्जर्व तो मुझे दे रखा है, ठीक है। अब कैलकुलेटेड निकाल लेता हूँ। तो डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड हो जाएगा के एफ इंटू मोलैलिटी, ये रहा के एफ और ये रहा मोलैलिटी अपना रेडी है, यानी 1.85 मल्टीप्लाइड बाई 0.0102, ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ गई 0.01887। तो ये हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू हुई और ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इन दोनों का आप रेशियो ले लो तो वो आई आएगा। तो ऑब्जर्व्ड यानी 0.0198 बाई 0.01887, ये आई की वैल्यू है। ये वैल्यू आ रहा है 1.05 आई की वैल्यू। अब एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन की बात हो रही है कि भाई डिसोसिएट कितना हुआ। तो फिर से वही पुराना अपना मेथड शुरू कर दो। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ CH3COOH इक्विलिब्रियम CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो इनिशियल C लिखेंगे, इक्विलिब्रियम पे पता है C माइनस C अल्फ़ा, ये C अल्फ़ा, ये C अल्फ़ा। अब ये जो I होगा फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सम, यानी I हमारा 1.05 जो I है वो किसके इक्वल होगा, फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल का सम। तो इन तीनों का दिस प्लस दिस प्लस दिस करो तो एक से ये कैंसिल, यानी नेट कॉमन होकर हो जाएगा C1 प्लस अल्फ़ा बाई ओरिजिनल नंबर ऑफ पार्टिकल विच इज़ C, कैंसिल हुआ। और यहाँ से जब अल्फ़ा को सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फ़ा आ रहा है 0.05, परसेंटेज में ये हो जाएगा 500 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो परसेंटेज डिसोसिएशन 5% हो जाएगा यहाँ पे। यही पूरा कैलकुलेशन। तो हर बार 2-3 क्वेश्चन इसी थीम पे मिल चुके हैं, हर जगह वही चीज़, कैलकुलेटेड आपको कैलकुलेट करना होगा और ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपको गिवन होगी। तो कैलकुलेट करो और ऑब्जर्व्ड बाय कैलकुलेटेड कर दो, आई आएगा। और इसी ढंग से आई को रिलेट कर रहे हैं। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट 12th पे आ रहे हैं। कह रहे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1.5 मोलल सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 4 केल्विन, ग्लूकोज इज़ 4 केल्विन, यानी फिर से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दे दिया। अब देखो अगर इसका डिसोसिएशन या एसोसिएशन हुआ तो ये वैल्यू ऑब्जर्व हो जाएगी। अभी पता नहीं है मुझे, ग्लूकोज वैसे होता नहीं है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मोलैलिटी भी दे रखा है, इतना दे रखा है। अब कह रहा है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 4.5 मोलल solution of glucose in water is 4 Kelvin. The ratio of molar elevation constant to molar depression constant। अच्छा ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो गया। देखो ये रहा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है 4। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी जो होता है ये होता है के बी इंटू मोलैलिटी, ओके। और डेल्टा टी एफ होता है के एफ इंटू मोलैलिटी, यही फॉर्मूला है, ठीक है। इसी का रेशियो हमें लेना है, ओके। तो पहले वाले केस में पुट करते हैं 4 केल्विन इज इक्वल टू के बी इंटू इसकी मोलैलिटी 1.5, ये रहा मोलैलिटी दिया हुआ है। और दूसरे वाले में पुट करते हैं के बी, ये 4, फिर से डेल्टा टी एफ भी 4 ही कह रहा है, दिस इज इक्वल टू के एफ इंटू इसकी मोलैलिटी विच इज़ 4.5, ये देखो। अब दोनों का रेशियो ले लो तो ये रेशियो 1 इज इक्वल टू के बी बाई के एफ मल्टीप्लाइड बाई दिस, ये 1/3 आ जाएगा, 15 3 जा 45। तो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो के बी बाई के एफ 3 आ जाएगा, के एफ इज इक्वल टू 3। दिस इज द रिजल्ट। इजी क्वेश्चन था ये, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। बस ओवर हो गए, सिर्फ 12 क्वेश्चंस थे इसमें। तो काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी रात हो चुका है अभी मैं देख रहा हूँ टाइम तो 1:04 हो रहे हैं। तो मैं अपने टारगेट से एक पीछे रह गया, ठीक है। आज का मेरा टारगेट था कि बायोमॉलिक्यूल्स का भी थ्योरी बना दूंगा, बट कल मोस्ट प्रोबेबली आफ्टरनून तक बायोमॉलिक्यूल्स का भी वन शॉट मैं रेडी कर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।